गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में 8 अनुसूचियां हमने पढ़ ली थी, आज हम आगे की अनुसूचियों की बात करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे आज 9वीं अनुसूची। चलिए पढ़ते हैं अनुसूची नंबर। हम आज अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर 9 में क्या कहा गया है। इस अनुसूची के अंदर भारतीय संविधान में ऐसे विषय जिनको न्यायालय के अंतर्गत प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, अर्थात ऐसे विषय जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसे विषय जो न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जा सकते, अर्थात ऐसे विषय जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस अनुसूची की जरूरत हमें क्यों पड़ी। जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब उस समय 8 अनुसूचियों का प्रावधान हमारे संविधान के अंतर्गत किया गया। लेकिन जब हमारे इस संविधान में लगभग जो इसका स्ट्रक्चर था उसको न्यायिक पुनर्निरीक्षण के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई। भाई इन मामलों की न्यायपालिका अपने हिसाब से संवैधानिक मानकों पर परख सकती है। तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी और उन्होंने कई कानून अपनी संसद में पास किए गए। अब उन कानूनों को न्यायालय में चुनौती दी गई और वो कानून वहां जो कानूनी मानक थे उनके ऊपर खरे नहीं उतरे, जिसके कारण न्यायालय ने उन्हें रद्द कर दिया। और ये उस समय इनको रद्द करना एक प्रकार से संसद की जो सर्वोच्चता थी उसको चुनौती थी, यानी संसद के बनाया हुआ कानून किसी भी समय न्यायपालिका रद्द कर सकती थी। उसमें कुछ ऐसे विषय भी थे, यदि हम देश के विकास के ढांचे के अनुरूप देखें तो वो बहुत आवश्यक है, और यदि हम अपनी व्यक्तिगत हित के लिए देखें तो हमारे लिए बहुत खतरनाक थे। जैसे भूमि संपत्ति अधिग्रहण कानून। अब किसी निजी व्यक्ति के लिए देखें तो उसकी भूमि का अधिग्रहण करना उसके लिए तो एक प्रकार से उसके तो खिलाफ है, जबकि सरकार के प्रति देखें तो कोई भी विकास कार्य करने के लिए या देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए वो बहुत अति आवश्यक है। तो उस समय तत्कालीन सरकार ने यह निर्णय लेना पड़ा कि संविधान के अंदर एक अनुसूची और जोड़ी जाए। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस सूची में कहा गया कि जो कानून इस अनुसूची के अंतर्गत भारत की संसद रखेगी उनको न्यायालय प्रसंगत नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु का 69% आरक्षण, तमिलनाडु का 69% आरक्षण। आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट ऑर्डर है कि किसी भी स्टेट के अंदर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन बंगाल के अंदर 69% आरक्षण है। क्यों? क्योंकि उस समय यह आरक्षण के प्रावधान होने के बाद केंद्र सरकार ने इसको 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रख दिया था। इसी प्रकार भूमि अधिग्रहण कानून, जो भूमि अधिग्रहण कानून
इस कानून को भी 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। जब देश की जरूरत या किसी रोड बनाने के लिए या कोई इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए या कोई भी विकास का जो कार्य है वो करने के लिए सरकार को जमीन की आवश्यकता होती है, उस समय सरकार उस जमीन को अधिग्रहण कर सकती है। लेकिन सरकार को डर था कहीं इस कानून को कोर्ट में चैलेंज किया गया और ये मानकों पर खरा नहीं उतरा तो इस कानून को न्यायपालिका रद्द कर सकती है। उसके लिए यह 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि इसमें जो विषय रख दिए उसको न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान समय की मैं यदि बात करूं तो इस अनुसूची के अंतर्गत 283 कानून भारतीय संविधान के 283 कानून इस 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं जिनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर आपने कई बार सुना होगा जब कई आरक्षण वगैरह के विषय होते हैं तो उसमें वो जो ग्रुप्स होते हैं, जो दबाव समूह होते हैं, जब वो मांग करते हैं कि हमें आरक्षण दिया जाए तो वो साथ में एक शर्त लगाते हैं कि इस कानून को पास करके संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत डाल दिया जाए। अर्थात कोर्ट के जो पुनर्निरीक्षण का जो न्यायपालिका को भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिकार दिया गया है उसको खत्म कर दिया जाए, अर्थात इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन सन 2007 में सुप्रीम कोर्ट के ने एक मामले में इस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस अनुसूची के जो अंतर्गत कानून हैं उनको एक आधार पर चैलेंज किया जा सकता है और वो आधार यदि इन कानूनों में कहीं भी किसी सामान्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, कहीं पर भी यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन संविधान के इन 283 कानून या और भी जो डाले जाएंगे या हटाए जाएंगे, यदि इस 9वीं अनुसूची के अंतर्गत यदि मौलिक संविधानों का कोई भी कानून उल्लंघन करता है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट में उसको चुनौती दी जा सकती है। तो अर्थात ये 9वीं अनुसूची का मतलब ऐसे विषय जिनको न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता, अर्थात उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान समय में इसमें 283 कानून अभी तक इसमें डाले गए हैं और सन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया यदि इस 9वीं अनुसूची में शामिल कानून कहीं मौलिक जो हमारे अधिकार हैं उनका उल्लंघन करते हैं तो इनको न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे हम अगली अनुसूची की, 52वां संविधान संशोधन 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने संशोधित करके इस अनुसूची को भारतीय संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया। इस अनुसूची के तहत राजनीतिक दल बदल पर रोक लगाई गई। अर्थात मान लीजिए कोई भी एमएलए किसी पार्टी से चुन करके आता है और वो चुनने कर आने के बाद किसी दूसरे विरोधी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है और वो दल उस दूसरे दल के चुने हुए प्रतिनिधि किसी राजनीतिक कारणों से जाकर दल बदल करके दूसरे दल के साथ मिलकर सरकार बना लेते थे। मान लीजिए कांग्रेस का एमएलए है, हरियाणा में 90 सीटें हैं विधानसभा की, मान लीजिए कांग्रेस को 48 सीटें प्राप्त हो गई, लेकिन इस कानून से पहले यदि विपक्ष में बीजेपी है और बीजेपी को 42 सीटें प्राप्त होती हैं तो यदि 6 एमएलए इस साइड टूटकर चले जाते हैं, मान लीजिए 48 एमएलए हो गए, तो यहां पर बीजेपी सरकार बना सकती थी, यह कानूनी अपराध नहीं था। लेकिन तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने इसको
दल बदल पर रोक लगाई, अर्थात कोई भी एमएलए जिस पार्टी से चुनकर आएगा वह किसी दूसरे दल में शामिल नहीं हो सकता। अर्थात उस पार्टी के जो व्हिप होते हैं, चीफ व्हिप, अर्थात राजनीतिक जो दल के जो सचेतक होते हैं, उसके विरुद्ध, उस आदेश के विरुद्ध जाकर वो उस सदन के अंतर्गत मतदान भी नहीं कर सकता। यह प्रावधान किए गए। लेकिन इस कानून के तहत 2/3 सदस्य किसी पार्टी के चुनकर आए और वो दूसरे दल में चले गए तो इसको राजनीतिक तौर पर मान्यता दी गई, राजनीतिक मान्यता। अर्थात किसी पार्टी के 30 एमएलए चुन करके आए हैं, उनमें से उनके 2/3 सदस्य 30 × 2/3 अर्थात 10-20। यदि इन 30 में से कोई 20 एमएलए किसी दूसरी पार्टी के में चले जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। यदि इसमें 2/3 से कम लोग अर्थात 15 लोग जाते यानी 50% लोग गए तो वहां राजनीतिक जो एमएलए हो चाहे एमपी हो उसकी जो राजनीतिक तौर पर मान्यता थी अर्थात उसकी सदस्यता थी उसको स्वतः समाप्त किया जा सकता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इस राजनीतिक दल बदल पर रोक लगा दी गई। लेकिन इसमें उस समय की तत्कालीन सरकार राजीव गांधी की सरकार ने 2/3 सदस्यों के साथ किसी दूसरे राजनीतिक दल में यदि वो एमएलए जाते हैं तो उसका मतलब उसको उस पार्टी का विलय मान लिया जाता है, उसके तहत इसको मान्यता दी गई। इसी प्रकार हम अब आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे हम भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची नंबर 11। यह अनुसूची सन 1992 में 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। इस अनुसूची के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अर्थात सन 1992 तक भारत के अंदर पंचायती राज के चुनाव होते थे लेकिन उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं था, अर्थात उनको कानूनी शक्ल प्रदान नहीं की गई थी। उनके कार्यकाल, उनके पद, उनकी निर्वाचन की पद्धति वो सब निश्चित नहीं किए गए थे। इस अनुसूची के तहत भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान किया गया। लेकिन यदि मैं इसका थोड़ा सा बैक में जाके जिक्र करूं तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पहली बार पंचायती राज के चुनाव करवाए गए। इसी प्रकार फिर 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के अंदर चुनाव हुए। गांधी जी भी मानते थे कि जब तक ग्राम स्वराज अर्थात गांव की अपनी स्थानीय सरकारों को तब तक हम अधिकार नहीं देंगे तब तक हमारा जो ग्रामीण विकास है वो बहुत ही सुनिश्चित, हम पूरी तरीके से उसको सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको यह दर्जा देना अति आवश्यक था। तो इस संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, अर्थात उनके चुनाव, कार्यकाल, पद आदि सब योग्यताएं सब निश्चित की गई इस अनुसूची के तहत
ये पंचायती राज संस्थाओं का जिक्र किया गया है। इसी प्रकार आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आई होगी। और एक और इसमें साथ साथ में, उस समय जब ये योग्यताएं निश्चित करने के बाद पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती राज जो संस्थाएं थी 29 विषयों पर कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया। अर्थात 29 ऐसे विषय पंचायतों को दिए गए जिन पर ये स्थानीय सरकारें अपना काम कर सकती थी, जो कि बिल्कुल स्थानीय स्तर के थे। पंचायती राज संस्थाओं में भारत के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज, अर्थात गांवों में ग्राम पंचायत, ब्लॉक या प्रखंड जिसको हम बोल सकते हैं, उस पर ब्लॉक समिति, इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला परिषद, ये स्थानीय अधिकार उन पंचायतों को दिए गए। आगे हम बात करेंगे अनुसूची नंबर 12। इस अनुसूची के तहत जो नगर निकाय थे उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अर्थात नगर निकायों का मतलब वो कस्बे या वो छोटे शहर, इनमें भी त्रिस्तरीय नगर निकायों की व्यवस्था की गई। अर्थात नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इनके कार्यकाल, इनके योग्यताएं और इनके चुनाव के समय तमाम चीजें इनकी निश्चित की गई। इसी प्रकार से इन नगर निकायों को 18 विषय, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत बार एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि नगर निकायों को कितने विषयों पर कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया है। आपका आंसर होगा 18 विषय। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर काम करने का अधिकार दिया गया है। आपका आंसर होगा 29 विषय। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि किस संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आपका आंसर होना चाहिए 73वां संविधान संशोधन 1992। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है नगर निकायों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अर्थात 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992। इस 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इनको 18 विषयों पर काम करने का अधिकार दिया गया। त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। छोटे कस्बों पर नगर पालिका, मीडियम जो कस्बे थे उनके ऊपर, जो शहर थे या टाउन जिनको हम बोल सकते हैं, उनके ऊपर नगर परिषद, और जो बड़े शहर थे अर्थात 8 से 10 लाख की आबादी वाले शहर थे उनके ऊपर नगर निगम की स्थापना की गई। इन दोनों अनुसूचियों के तहत ये प्रावधान किए गए। और इस पोर्शन से प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है पंचायती राज से और नगर निकायों से और राजनीतिक दल बदल से। जैसे पूछा जा सकता है किस संविधान संशोधन के तहत राजनीतिक दल बदल पर रोक लगाई गई। आपका आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन 1985।
इसी प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण ये अनुसूचियां हैं, जिसमें से प्रश्न की संभावना बहुत ज्यादा स्तर पर रहती है उस पर प्रश्न आने की। और ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये आज पूरी की है। आगे जो हमारा संवैधानिक इतिहास है हम उसके बारे में अब स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये थी हमारी अनुसूचियां। अब संविधान का हमने एक पार्ट अपना पूरा कर लिया है, अनुसूचियों का, अनुसूचियां। आगे पढ़ेंगे हम संवैधानिक इतिहास, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने अपने अनुसूचियां कंप्लीट कर ली हैं और हम अगली वीडियो में अपना संवैधानिक जो इतिहास है उसको स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम इतना सा काम करेंगे। और दोस्तों इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।